Hello students, welcome to economics. My name is Jeevan and I'll be teaching you MMA, Advanced MMA. So थोड़ा मैं अपने बारे में एक बैकग्राउंड दे देता हूँ. मैंने अंडर ग्रेजुएशन किया है BSc मैथ्स ऑनर्स में फ्रॉम श्री वेंकटेश्वर कॉलेज DU और मेरा PG है JNU से CITD and currently I'm pursuing my PhD from JNU. So today's topic will be constraint optimization. Constraint optimization. जैसा कि नाम ही बता रहा है हमें करना क्या है. वी हैव टू ऑप्टिमाइज. व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन? यू हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज समथिंग, सम फंक्शन और एनीथिंग लाइक विद कंस्ट्रेंट. जैसे रियल लाइफ में हर जगह कंस्ट्रेंट होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको घर बनाना है. ऑफ कोर्स यू वांट टू मेक एज लार्ज अ हाउस एज यू कैन, बट यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, यू हैव लिमिटेड लैंड. सो यू कैन कंस्ट्रक्ट उतना ही बड़ा घर जितना तुम्हें रिसोर्सेज अलाउ करे. और दूसरा एग्जाम्पल ले लें इकोनॉमिक्स का, दैट वी मैक्सिमाइज यूटिलिटी, बट वी कैन नॉट मैक्सिमाइज यूटिलिटी लाइक इनफाइनाइटली. देयर इज सम कंस्ट्रेंट एंड दैट कंस्ट्रेंट इज बजट कंस्ट्रेंट. कि आपका एक फिक्स्ड रिसोर्सेज है, फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना है. दूसरा, आप एक और रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है. मान लो यू आर इन दिल्ली, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है. ऑफ कोर्स यू वांट टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू नीड टू ट्रैवल, बट कंस्ट्रेंट क्या है? रिसोर्स कंस्ट्रेंट. आपका क्या बजट है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव ऑफ कोर्स पैसा है, तीन कहीं से जाना है, ठीक है, तो आप कैब ले सकते हैं, सबसे फास्ट तरीका, और यू कैन टेक मेट्रो. बट देयर आर लाइक सम स्टूडेंट्स दैट इन माई पास्ट आई नो ऑफ, जो पैसे बचाने के लिए हम लोग डीटीसी के बस लाइन में एक डीटीसी का पास बनता है DU में, तो उसके लिए हम लोग सुबह सुबह आके लगाते थे 100 रुपए मंथली पास. ठीक है. सो वी इन इकोनॉमिक्स, इन रियल लाइफ, वी मैक्सिमाइज, वी ऑप्टिमाइज विद द कंस्ट्रेंट. तो ये तो हो गया रियल लाइफ का, बट मैथमेटिकली नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. Let's say it's fxy. Sorry, it is. And there is subject to constraint. उसको हम, let's say its name is gxy is equal to k. So if you remember in 12th what we did, कि हमको फंक्शन दिया होता था, f was a function of x, then we try to maximize or minimize it. And what we did, the slope of f, that is f dash x, we put it equal to 0, and then we try to find out the value of x's. But point kya hai? In 12th we have only studied one variable x, but now here the functions are include two variable. F is a function of x and y, so we can't say that f dash x is equal to 0. तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कॉन्सेप्ट वही रहेगा, दैट स्लोप should be 0, but in this case slope of objective function should be equal to slope of the constraint. So how do we write that?
So first we will try to find out the slope of objective function. कैसे निकालते हैं? इसको टोटल डेरिवेटिव करेंगे. f1 dash xy dx plus f2 dash xy dy is equal to 0. So so this is the slope of the objective function. And now we will try to find out the slope of constraint. We will do it in similar manner. So in similar manner, you will get the slope of constraint as g1 dash xy negative of g2 dash xy. अच्छा. तो अब तक हमने क्या किया है? So what we have done till now, there is some objective function, there is some constraint, and we want to maximize or minimize this objective function subject to this constraint. So we try to find out the slope of both these curves, and those should be equal, because क्या होता है, when we want to optimize, the constraint should be tangential to this level curve of this function. ठीक है. So what, मतलब मैंने ये क्यों बोला है कि इसके लेवल कर्व से होना चाहिए? बिकॉज एफ एक्स वाई जो इसका ग्राफ, जो इसका असली जो कर्व है, दैट इज 3D, बट वी ट्राई टू फाइंड आउट द इट्स 2D इमेज. लेवल कर्व इज 2D इमेजेस ऑफ 3D कर्व्स. सो उस कर्व के टेंजेंट होना चाहिए दिस कंस्ट्रेंट. एंड उससे कैसे निकालते हैं टेंजेंशियल, कैसे पता लगता है कैसे होगा? दैट स्लोप of both these curves should be equal. So if it 1 and 2, so necessary conditions, number 1, slope of both the curves should be equal. That means 1 and 2 should be equal.
So f1 dash xy, f2 dash xy should be equal to negative of g1 dash xy, g2 dash xy. This negative sign will cancel out. So this equation says that slope of both the curves are equal. The other way to write this same thing is that we just bring g1 dash in this side and f2 dash on that side. Sorry. g2 dash xy. So मैंने ये क्यों लिखा है? बिकॉज इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल स्टडी कि ये इस रेशियो का एक मीनिंग होता है. देर इज सम मीनिंग अटैच टू दिस रेशियो. बिकॉज यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, देन तो स्लोप निकालना ठीक है एफ वन डैश एफ टू डैश. बट वॉट वुड हैपन इफ देर वुड हैव बीन एक्स वाई एंड जेड? तो आप तीन का तो नहीं करते है ना. सो एंड दैट इवन डजंट मेक सेंस. क्या ये इंटर वो बता दूंगा मीनिंग. सो हेयर f was a function of x y, so we have differentiated with respect to 1. एंड 1 अगर हम लिख रहे हैं यानी कि जो फर्स्ट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पे f dash 2, so we have differentiated with respect to the second variable. And here g was a constraint function, a constraint. So g1 dash xy means we have differentiated g with respect to 1, that is x variable, and here we have differentiated g variable with respect to 2. And what this shows is that slope of both the curves are equal. But ये case is limited to only two variables. Three variable में it won't make any sense. So that's why हम इसी चीज को दूसरे तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं. And there will be a meaning attached to this. ये हम बाद में पढ़ेंगे क्या meaning होगा. So necessary condition to solve the optimization problem. ये सो वो था पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा नेसेसरी कंडीशन, सेकंड नेसेसरी कंडीशन. सेकंड नेसेसरी कंडीशन solution must satisfy the constraint. That means जो भी आपका x and y होगा that should also satisfy this constraint. So there are two necessary condition. One is that slope of the curve should be equal, and the second is it should satisfy the constraint, whatever that constraint is. So any doubt? Huh? So so till now we have studied objective function, constraint and necessary conditions. So दो ही main equation है to remember.
First is this, and second is that it should satisfy the constraint. Now अब हम क्या करते हैं, हम let's solve some questions based on it. Question 1. Maximize f x y, which is equal to x plus y, subject to g x y x square plus y is equal to 1. So क्या है, this is the objective function and this is constraint. So first we do the derivative of this function with respect to x, which is 1. We do derivative of this function with respect to y, which is also 1. Oh. So ये कैसे आया है? As we have learned in 12th. Oh, in last semester also. So we have just differentiated this function with respect to x. And कौन सा एक ही फॉर्मूला ज्यादातर सबसे कॉमन है in calculus? Derivative of x with x to the power n with respect to x, which is nx n minus 1. Huh? So here x to the power 1, then we got 1 dot, अगर किसी को नहीं आ रहा, 1 dot x to the power 1 minus 1, which is 1 dot x to the power 0 is equal to 1. And in similar manner, when we do derivative of this function with respect to y, y की power 1 है, 1 आगे आया, y to the power 1 minus 1, y to the power 0, which becomes 1. Now हम कर देंगे इसका डेरिवेटिव, partial derivative of g with respect to x. We'll get 2x. How? 2x to the power 2 minus 1, that is 2x. And when we do derivative of this function with respect to y, what we will get? 1 dot y to the power 1 minus 1 is equal to y to the power 0 is 1, so we will get 1. So अभी तक हमने सबका पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया. Now what was the first condition? First condition was that f1 dash xy upon f2 dash xy should be equal to g1 dash xy upon g2 dash xy, which means 1 upon 1 2x upon 1. So we have got x is equal to half. So इस क्वेश्चन में हमें तो इसी कंडीशन से x की वैल्यू मिल गई है, बट दैट इज नॉट हमेशा ट्रू. ठीक है,
ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। ये शायद इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, या इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसा है कि x की वैल्यू हमें तुरंत मिल गई है, बट वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इन बजट इन दिस कंस्ट्रेंट। सो बट क्योंकि इसमें आ गया है, लेट्स इसको कंटिन्यू ही रखते हैं। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x बाय द फर्स्ट कंडीशन itself, but that is not going to happen always. And now x की वैल्यू आ गई है, so we have to find the value of y. हम क्या करेंगे, हम जो हमारा कंस्ट्रेंट था उसमें अब पुट करेंगे। व्हाट वाज द कंस्ट्रेंट? जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1। Substitute this in constraint. So we put value of x half. So we get the value of y as 3/4. So x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। नाउ इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फंक्शन कि क्या है मैक्सिमाइजेशन, मतलब क्या वैल्यू है उसकी, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट वाज x प्लस y। सो बस वैल्यू पुट करनी है अब तो। x plus y, which is half plus 3/4, which is 5/4. So any doubt? Can you explain with an example? हाँ, अच्छा। सो ये एग्जाम्पल अमोघ। हम्म हम्म हम्म। सो दिस वाज इजी क्वेश्चन। एनी डाउट या कुछ स्टेप जो समझ में नहीं आया हो? सो नाउ वी विल ट्राई अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, मैक्सिमाइज मिनिमाइज 3xy subject to x square plus y square is equal to 8. So this is the question. So मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं या 2 मिनट ले लो आप, पार्शियल डेरिवेटिव एंड उसका रेशियो निकालने तक, वहां उस स्टेप तक पहुंच के आपको 2 मिनट दे रहा हूं, देन आई विल डू इट वहां तक एंड आई विल सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। So Amog has asked what is the difference in steps of min and max. There is no difference, ठीक है, देर इज नो डिफरेंस, सेम स्टेप फॉलो होंगे।
पूरा सेम। एंड बट आपको जैसे इसमें इसने स्पेसिफाई किया है ना कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, सो आपको पता भी होगा कि नेक्स्ट 2-3 क्लासेस के अंदर कि कब मैक्सिमाइज होगा और कब मिनिमाइज होगा, अभी वो आपको बता रहा है। बट आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख के ही बता पाओगे कि ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का। सो वो हम बाद पे आएंगे, वो बाद वाले एक्सरसाइज में है। सो अभी वो स्पेसिफाई कर रहा है, तो हमको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों करना है। सो नाउ सॉल्व करते हैं इसको। दिस वॉज एफ एक्स वाई and this constraint was gxy. Differentiating f with respect to x, we get 3 dot x to the power 1 minus 1 into y, which is 3 dot 1 dot y, 3y. Differentiating this function with respect to second variable, that is y, will give us 3x dot y to the power 1 minus 1, that is 3x, क्योंकि y to the power 0 1 हो जाएगा. Now partially differentiating g with respect to one first variable, that is x, we will get 2x. Differentiating g again with second variable, we will get 2y. Now comes the important step. F1 dash xy, F2 dash xy is equal to g1 dash xy, g2 dash xy, which gives 3y by 3x is equal to 2x by 2y, cancels out, y square is equal to x square. तो जो यहां तक पहुंच गया था बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आएगा एक क्रूशियल स्टेप। सो फर्स्ट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू x, बट सिर्फ यही सोल्यूशन नहीं है, अदर इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। देखो ये दोनों ही स्क्वायर थे। इसको आप मैं अगर नंबर्स के हिसाब से बता दूं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। सो इसमें सॉल्यूशन 2 एंड माइनस 2 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया है, बट 2 और 2 करेंगे तब भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, जब भी स्क्वायर दोनों तरफ होगा तो आपको y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों चीज याद रखना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर।
नाउ इन प्रीवियस क्वेश्चन क्या हुआ था कि हमारा यहीं पे सॉल्यूशन आ गया था, यहीं पे वैल्यूज आ गई थी, बट इस क्वेश्चन में वैल्यूज अभी नहीं आई हैं. सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस इन बजट कंस्ट्रेंट, सॉरी इन कंस्ट्रेंट, नॉट बजट. आई होप यहां तक लिख लिया सबने. पता लगेगा आपको आंसर. सिर्फ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू टू इज नॉट द आंसर. वही, बिकॉज ऑफ दिस आपने ये ध्यान नहीं रखा होगा जब सॉल्व किया होगा हम. सो हम आगे बढ़ते हैं. कंस्ट्रेंट एक्स, इस चीज को याद रखना. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस इन कंस्ट्रेंट. वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8. वाई वॉज इक्वल टू एक्स, सो सब्स्टिट्यूट कर दो. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू +2 -2. सो एक्स की वैल्यू आई हमारी +2 एंड -2. अब हम यहां पे डालेंगे. सो व्हेन y इज इक्वल टू एक्स, तो सिंपल सिंपल y इज इक्वल टू 2 आ गया. एंड जब y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, तो y हमारा, देखो जो ये मैं निकाल रहा हूं फॉर x इज इक्वल टू 2 निकाल रहा हूं, क्योंकि हमारे यहां पे भी दो सॉल्यूशन आए हैं, +2 एंड -2. सो x2 से क्या किया, जब x2 है तो y2 है, एंड जब x2 है तो y -2. यानी कि x2 से ही दो सॉल्यूशन है, 2 2 एंड 2, -2. अभी हमें पता लगेगा कि कौन से केस में मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, कौन से में मिनिमाइजेशन. बट फॉर x इज इक्वल टू 2 हमारे पास दो आ गए. सिमिलरली वी विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -2. जब हमने x इज इक्वल टू -2 किया, इसमें डाला, जब y इज इक्वल टू x है तो इट मीन्स दैट y इज ऑल्सो -2. एंड वन y is equal to minus of x, this implies y is equal to minus of -2, which is +2. यानी कि इस -2 से भी दो चीजें अटैच्ड हैं, दो कोऑर्डिनेट अटैच हैं, -2, 2 एंड -2, -2. सो हमारे पास चार वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आए हैं, चार वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. ना हमें क्या करना है, सिंपली बस इन वैल्यूज को पुट करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और देखना है किस में मैक्सिमाइजेशन आएगा, किस में मिनिमाइजेशन आएगा. तो आप ऐसा कीजिए, आप इन सब वैल्यूज को पुट करके बताना कि कौन से पॉइंट से मैक्सिमाइजेशन है और कौन से में मिनिमाइजेशन है. तो आपको 2 मिनट दे रहा हूं अगेन. हमारे पास सॉल्यूशंस आ गया है, बस अब हमें बताना है किस पॉइंट के रेफरेंस में वो मैक्सिमाइजेशन है एंड किस पॉइंट के रेफरेंस में वो मिनिमाइजेशन है. तो 2 मिनट दे रहा हूं, आप बताना. हिंट ये है, किसी दो पॉइंट के लिए मैक्सिमाइजेशन होगा और किसी दो पॉइंट के लिए मिनिमाइजेशन होगा, और वो किस पॉइंट्स के लिए होगा वो आप चैट में बताना. जो भी सॉल्व कर लेगा प्लीज चैट में बताना. तो आपको 2 मिनट दे रहा हूं. सिर्फ इन पॉइंट्स को डालना है अब. दिस, दिस.
सो नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे कि एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी निकाल दिया आंसर जो कि सही है। अब मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि कौन से पॉइंट्स के लिए मैक्सिमाइजेशन है और कौन से मिनिमाइजेशन के लिए है। तो डालते हैं ये करके। सो F2,2 जब हमने डाला 12 आ गया। when substitute 2 comma minus 2 we get 3, 2 minus 2 minus 12। जब हमने -2 सब्स्टिट्यूट किया 3 minus 2 12। एंड जब हमने -2,2 सब्स्टिट्यूट किया we get -12। सो 12 इज द मैक्सिमम वैल्यू जो कि 2,2 एंड -2,-2 के लिए आया है। एंड -12 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि 2,-2 एंड -2,2 के लिए आया है। तो ये सॉल्यूशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इतना क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। नहीं। अच्छा। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमाइजिंग f(x,y) is equal to 10x to the power half y 1 by 3 subject to g x y is equal to 2x plus 4y is equal to 9। इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन तक पहुंच जाइए। आपको दे रहा हूं 1 मिनट। देन क्रॉस चेक कर लेना कि आपका आंसर जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं करता हूँ शुरू, आप करते रहिए, क्रॉस चेक कर लेना। डिफरेंशिएटिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल दैट इज x 10 1/2 y 1/2 x की पावर हाफ है तो हाफ आगे आया, x की पावर हाफ -1 y 1/3 दैट इज 10/2 x to the power -1/2 y 1/3। Now differentiating function with respect to second variable 10 x to the power half y की पावर 1/3 तो 1/3 आ गया y 1/3 -1 that is 10 x to the power half y -2/3। g1 डैश मतलब g डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल
किया, फर्स्ट वेरिएबल वाज x, तो सिंपली आया 2, सिर्फ ये वाला था अटैच्ड x के साथ, बाकी सब जीरो, पार्शियल डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग g विद रिस्पेक्ट टू y, y वाला साथ बस ये है, y टू द पावर 1 था, तो 1 y टू द पावर 0, दैट इज 4.1 y टू द पावर 0, 4। आई होप यहाँ तक सबका सही आ गया था। मूव करते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप पे। f1 डैश एक्स वाई, f2 डैश एक्स वाई, x to the power minus half, y to the power minus 1/3, x to the power half, y to the power minus 2/3, 2/4, 10 cancel out, y2 हो गया। सो हम क्या करेंगे, y वाले कंपोनेंट्स को एक साथ लेके आएंगे। सो 1/3 माइनस ऑफ -2/3। आई होप आपको एक्सपोनेंट्स आते हो। y टू द पावर 1/3 है, इधर y टू द पावर -2/3 है, तो 1/3 माइनस ऑफ पावर ऑफ डिनोमिनेटर -2/3। सिमिलरली x 1/2 माइनस ऑफ -1/2। इधर 2 भी है, याद रखना, और इधर नीचे 3 है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चले जाता है, आई होप ये आपको पता हो। 3/2 हो जाएगा ये। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 टू द पावर 1/3 बिकम्स 3/2। सो ये दिस 2 एंड दिस 2 कैंसल्स आउट। ये क्या आ गया, ये ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, दोनों की पावर ऐड करोगे तो 1 आएगा। सो विल गेट y बाय एक्स इज इक्वल टू 1/3। और ये भी जरूरत नहीं थी इधर ले जाने की। ये x उधर चले जाएगा, तो वी हैव ऑब्टेन्ड x इज इक्वल टू 3y फ्रॉम दिस टेंजेंशियल कंडीशन, स्लोप कंडीशन। आई होप कैलकुलेशन इज क्लियर। कोई भी डाउट है, कुछ है? किसी ऑनलाइन स्टूडेंट्स या किसी को भी जरूरत, किसी को भी डाउट है, कोई भी स्टेप में पूछ सकता है। नहीं। तो ये कंडीशन आ गई है। नाउ हम क्या करते थे इस कंडीशन को, इस कंडीशन को पुट करते थे कंस्ट्रेंट में। सो उसको पुट कीजिए जब तक। जिसको भी यहाँ तक का कैलकुलेशन में डाउट है वो पूछो, जिसको डाउट नहीं है वो सब्स्टिट्यूट करे इसको कंस्ट्रेंट में एंड वैल्यू निकाले एक्स एंड वाई का।
स्लोप कंडीशन, टेंजेंशियल कंडीशन, स्लोप कंडीशन टेंजेंशियल कंडीशन से निकाला है ये। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। कंस्ट्रेंट था 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। तो अमोक का डाउट है कि कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वेरिएबल। What was the function? Function was 10 multiplied by x to the power half multiplied by y to the power 1 by 3. So डाउट है इसमें, तो ऐसा करता हूं मैं इसको इरेज करके दोबारा एक बार लिख देता हूं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं आप। तो इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज होता है, डी की पावर डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n इज n x n माइनस वन। अब जिसको लग रहा है कि सिर्फ ये x के लिए होता है, ये तो फिर गलत बात है। x इज अ वेरिएबल, सो वो वेरिएबल का नाम x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये सिर्फ x के लिए, तो ऐसा नहीं है, ये y के लिए भी है। सो x इज वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो उसके लिए ये रूल लगेगा। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड वेरिएबल कर रहे हैं, दैट इज y कर रहे हैं, तो सबसे पहले पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या होता है, एक बार याद दिला देता हूं कि जो दूसरा वेरिएबल है उसको कांस्टेंट की तरह माना जाता है। सो हेयर दिस x इज अ कांस्टेंट, ठीक है, 10 इज अ कांस्टेंट, x इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, और भी किसी पैरामीटर। सो इन दोनों को भूल जाओ। सो व्हाट इज द ओनली वेरिएबल, सिर्फ y वेरिएबल है। ठीक है, सेकेंड वेरिएबल इज y, अब उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो इसको भूल जाओ, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बस मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही लिख दो कांस्टेंट को फटाक से, तो 10 x टू द पावर हाफ, ये कांस्टेंट था। अब वेरिएबल है y टू द पावर 1/3, यानी कि y टू द पावर n, जिसमें n की वैल्यू है 1/3। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y टू द पावर n, n की वैल्यू 1/3, 1/3 आ गया आगे। चलो इसको थोड़ा और एक डिटेल जोड़ देता हूँ, फिर इतना ही अगर डाउट है तो ऐसे लिखते हैं। अगर टाइम बहुत ज्यादा है एग्जाम में तो ये सब कर लेना, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कंस्ट्रेंट होता है टाइम लिमिट, मैक्सिमाइज करना होता है मार्क्स, तो उसके अकॉर्डिंग अब डेरिवेटिव किया, क्या आया, ये तो कांस्टेंट था, ये ऐसे ही चल रहा था। y टू द पावर n, n वैल्यू 1/3, 1/3 आ गया आगे, y n माइनस वन, 1/3 माइनस वन, 10 x टू द पावर हाफ, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही चल रहे हैं, 1/3, 1/3 माइनस वन करोगे तो -2/3 आएगा, तो ये ऐसे आया था। आई होप कोई डाउट नहीं है अब। तो उसके बाद हम स्लोप कंडीशन से पहुंच गए थे x इज इक्वल टू 3y तक।
अब कंस्ट्रेंट था हमारा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 3y। 2 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 9। इससे y की वैल्यू आ जाएगी 9/10। सिंपल एलजेब्रा है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। एंड x की वैल्यू आ जाएगी 3 × y, दैट इज 27/10। तो ये हमारा आ गया पॉइंट्स वेयर द प्रॉब्लम इज बीइंग ऑप्टिमाइज्ड। पर ऑप्टिमाइज का अगर आपको वैल्यू फंक्शन जानना है कि क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू, तो आपको ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हल्की सी, बट कोई नहीं, आप सिंप्लीफाई करके जितना हो सके उतना तक छोड़ सकते हो। सो मैं कर देता हूं। अरे, इसको सब्स्टिट्यूट करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सो 10x 27/10 to the power half, y was 9/10। तो ये आया। एग्जाम में टाइम कम है तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, टाइम अगर है तो आगे कर सकते हैं सिंप्लीफाई। ना ना, उस जरूरत नहीं है। हम्म। सॉल्व किया। 27 इज 3 × 3 × 3। 9 इज 3 का स्क्वायर। बस मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जितना हो सकता है, अब कुछ नहीं है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। ये पूरे में ब्रैकेट है, ध्यान रखना है। सो इन यहाँ पे 3 3s है तो एक निकाल देते हैं। 3 to the power ½ एंड दिस वाज 3 to the power 9 was 3 का स्क्वायर। सो ये बन गया 3 to the power 2/3 एंड 1/10 की पावर 1/3। 30। अब सारे थ्रीज को एक साथ कर लेते हैं। 3 to the power, रुक जाओ, पहले टेंस को कर लेते हैं। 10 थोड़ा, ये मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था मुझे, चलो इसको हटा देते हैं। दिस इज 10 एंड नीचे है 10 की पावर ½ एंड 10 की पावर 1/3, यानी कि 10 की पावर ½ प्लस 1/3। 3 3 to the power ½ एंड 3 to the power 2/3।
10, 10 to the power 5/6, 3 to the power 3 1 the 3, इधर भी 6 आ गया है, 3 1 the 3, 2 to the 4, 7/6। तो यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, और सिंपलीफाई हो सकता है, जैसी आपकी मर्जी, यहाँ पे छोड़ सकते हैं वैसे आंसर। तो ये सॉल्व हुआ, इसका एक वैल्यू नहीं है, वो कैलकुलेटर चाहिए होगा, वो जरूरत नहीं होता एग्जाम में। सो कोई किसी को डाउट है तो फिर बता देता हूँ एक बार हमने क्या किया दोबारा। फंक्शन था, कंस्ट्रेंट था, पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन x विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, टेंजेंसी कंडीशन निकाला। टेंजेंसी कंडीशन निकालने के बाद एक्स एंड वाई में एक हमेशा रिलेशनशिप आता है कि एक्स एंड वाई कैसे डिपेंड होता है, कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है, वो अगर आपका लग अच्छा है तो ऐसा हो सकता है, बट ज्यादातर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई ही आता है। यहाँ पे एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन आ गया, देन हमने उसको पुट किया कंस्ट्रेंट में, सब्स्टिट्यूटिंग इन कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट में पुट किया वैल्यू, रिलेशनशिप एक्स एंड वाई का, एंड एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी। देन हमने उस एक्स एंड वाई की वैल्यू को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल दिया, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल दिया, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आई होप क्लियर है सबको। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सो एक तो तरीका ये था कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन करने का। अब हम सीखेंगे सबसे कॉमन तरीका इकोनॉमिक्स में यूज होता है, विच इज कॉल्ड लैग्रैंजियन मेथड। सो जो हमने प्रीवियसली अभी तक पढ़ा है उसमें क्या है प्रॉब्लम, कि कंस्ट्रेंट एक ही है, ठीक है, और वेरिएबल्स दो थे। बट रियल लाइफ में कंस्ट्रेंट और इकोनॉमिक्स में भी कंस्ट्रेंट बहुत सारे हो सकते हैं। सो इनिशियली तो अभी हम एक कंस्ट्रेंट के साथ करेंगे, बट लैग्रैंजियन मेथड का जो पॉपुलैरिटी है वो इसलिए है क्योंकि इट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सारा एक्स एंड वाई जो उसको ऑप्टिमाइज करता है। लैग्रैंजियन मेथड में भी यही रहता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट, बस एक लैग्रैंज फंक्शन बन जाता है बाय यूजिंग बोथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट। तो अब हम वो सीखेंगे कैसे करते हैं। अगेन कर ऑप्टिमाइज ही रहे हैं इस मेथड से भी, बट दिस इज द न्यू मेथड। एंड उसमें क्या होता है, इसमें एक नया आता है, एक लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर नाम की चीज। तो वो क्या बोलता है ये बताऊंगा आपको। तो पहले मैं लिखता हूं लैग्रैंजियन मेथड क्या होता है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। लैग्रैंजियन मेथड, सो
इसमें भी वही चीज कर रहे होते हैं हम, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन subject to constraint. सेकेंड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या करते हैं हम, वी मेक लेग्रांजियन फंक्शन। कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है। लेग्रांजियन एल फंक्शन है तो एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स एंड वाई ही वेरिएबल्स हैं तो लेग्रांजियन फंक्शन का भी वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ही होगा। इज इक्वल टू, आपको लिख देना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस लैम्डा, एंड यहां पे आएगा आपका कंस्ट्रेंट फंक्शन। बस कंस्ट्रेंट फंक्शन को हम लिखेंगे अब इस तरीके से, जैसे ये था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अ लैग्रेंजियन फंक्शन। सो अब हमने क्या किया है, हमने ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट फंक्शन को के इस्तेमाल या यूज करते हुए एक लैग्रेंजियन फंक्शन बनाया है। और लैग्रेंजियन फंक्शन अब नॉर्मल फंक्शन की तरह ही काम करेगा। तो लैग्रेंजियन फंक्शन बना दिया आपने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस, इसको बोलते हैं लैग्रेंज मल्टीप्लायर। दिस इज द लैग्रेंज मल्टीप्लायर। एंड इसका एक इंट्यूशन होता है, इकोनॉमिक इंट्यूशन। वो डिपेंड करता है आपका कंस्ट्रेंट क्या बोल रहा है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये अभी आएंगे हम उस पर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लैग्रेंज मल्टीप्लायर, कंस्ट्रेंट। अब हम फिर क्या करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वी डिफरेंशिएट दिस लैग्रेंजियन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सो फर्स्ट स्टेप है ये। सेकेंड स्टेप है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, या विद रिस्पेक्ट टू, इस केस में एक्स एंड वाई, जितने वेरिएबल्स हैं उतना ही होगा। एक्स एंड वाई है तो एक्स एंड वाई। काफी लोग बोलते हैं कि मल्टीप्लायर, क्योंकि लैग्रेंज मल्टीप्लायर इज ऑल्सो एक नया वेरिएबल आ गया है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, या उससे सिंपली कंस्ट्रेंट फंक्शन ही आ जाता है दोबारा। तो वो करना ना करना आपके ऊपर है। मैं करके दिखा दूंगा, आपको दिखेगा कि वो कंस्ट्रेंट ही लाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द वेरिएबल्स एक्स वाई एंड लैम्डा, क्योंकि यही हमें नहीं पता है। लिखते कैसे हैं, एल वन डैश एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वन डैश एक्स वाई माइनस लैम्डा जी वन डैश एक्स वाई। और ये जो सी है उस, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट with Lagrangian, differentiating Lagrangian function with respect to second variable, that is y। क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल माइनस लैम्डा जी टू डैश एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। दो सेकेंड, सो इस, काफी लोग ऐसे करके भी लिख देते हैं एक्स वाई, मतलब जिसके
जिसका हम रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। एल लैम्डा क्या आ जाएगा, अगर आपको दिखाता हूं। अब हमने लैम्डा वेरिएबल लिया है और बाकी सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लैम्डा है नहीं, ये तो हो गया जीरो। लैम्डा इधर है, ठीक है, दिस इज वेरिएबल लैम्डा टू पावर वन, यानी कि दिस विल बिकम वन। एंड फिर बचेगा क्या, ये बाकी क्योंकि सब कांस्टेंट थे, दैट इज माइनस क्या आया, जीरो, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई लैम्डा नाम की चीज थी ही नहीं, माइनस, अब यहाँ पे लैम्डा था वेरिएबल, विल बी बिकम विच बिकम्स वन लैम्डा टू द पावर जीरो, एंड बाकी सब तो कांस्टेंट मान लिया गया था, तो जी एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। जो कि अल्टीमेटली आ जाएगा लैम्डा टू द पावर जीरो वन हो गया, माइनस वन हो गया, माइनस वन उधर ले गए, तो सिंपली जो कि आ गया जी एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, जो कि कंस्ट्रेंट ही था हमारा। तो ये वाला आपको करने का मन है तभी करना, वरना कुछ जरूरत नहीं है, आप सीधा कंस्ट्रेंट ही निकलता है इससे, कंस्ट्रेंट फंक्शन। तो लैग्रेंजियन फंक्शन लिखा, उसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, फर्स्ट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, सेकंड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा किया, या फिर सीधा कंस्ट्रेंट लिख दिया। अब हम यूज करेंगे इन दोनों चीज का, वन एंड टू। तो हमको वो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों का यूज करना होता है टू फाइंड द सोल्यूशन। सो दिस इज द वे दैट वी सॉल्व लैग्रेंजियन मेथड, क्वेश्चंस वाला लैग्रेंज मेथड। तो ये लिख लीजिए, क्योंकि इसमें तो बस अब क्वेश्चन ही करके आएगा आपको समझ में। तो दिस आर द स्टेप्स। तो सबसे मेन है ये तीन, ये बना के, ये तीन जब आपने बना लिए, तो ये तीन इक्वेशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ अब, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेस पे। नहीं नहीं, हाँ, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन टू, ऐसे बोल सकते हैं। एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन टू, रेफरेंस सेलेस्टर हैमंड। उसका क्वेश्चन टू हम कर रहे हैं, मिनिमाइजिंग एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ए। इसका फर्स्ट पार्ट सेज दैट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय फर्स्ट यूजिंग द कंस्ट्रेंट टू एलिमिनेट वाई।
प्रूव दैट यू हैव रियली फाउंड द मिनिमा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। सबसे बोल रहा है कि एलिमिनेट वाई। एलिमिनेट कहां से करेंगे? एलिमिनेट यहां से तो होगा नहीं, दिस इज द फंक्शन, ठीक है, ये तो हमको सॉल्व करना है, तो कंस्ट्रेंट से होता है एलिमिनेट, इसका यूज करके एलिमिनेट करेंगे। सो वी हैव टू एलिमिनेट वाई, दैट मीन्स we need to get x in terms of y, sorry, y in terms of x। y को हटाना है, y को गायब कर देना है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू a। इसको मैं जल्दी सिंपली कर देता हूँ फटाक से, बिकॉज ये सिर्फ एलजबरा है। y इज इक्वल टू a माइनस एक्स बाय 2। y की वैल्यू ये आ गई, a माइनस एक्स बाय 2। क्योंकि हमको एलिमिनेट करना था y, तो हमने y एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल लिया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, करते हैं एक्स स्क्वायर वाई, वाई ए माइनस एक्स बाय 2 का स्क्वायर, विच बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन 4। अगर हम सॉल्व करके सीधा सीधा आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन 4। सो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी एज अ फंक्शन ऑफ x हो गया। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो हम 12th में बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल है, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं। तो इसको थोड़ा नाम दे देते हैं gx, इसको दे देते हैं gx, नो सॉरी g नहीं देते हैं, g तो हम यूज करते हैं कंस्ट्रेंट के लिए, पर कोई नहीं, इसमें कंस्ट्रेंट शायद इतना यूज ना करना पड़े, अभी के लिए फिलहाल इसको gx मान लेते हैं। तो अब इसको करो डेरिवेटिव, 12th वाला है कॉन्सेप्ट ये, g डॉट डैश एक्स 5 इंटू 2x माइनस, ये तो हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया 0, 2a डॉट एक्स विच बिकम्स 2a अपॉन 4 is equal to 0. That means 10x minus 2a becomes 0 and x becomes a by 5। x की वैल्यू आ गई a by 5। तो उसके बाद इसको आप वैल्यू डाल के आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इसमें दूसरा बोल रहा है कि प्रूव दैट यू हैव रियली फाउंड द मिनिमम। कैसे प्रूव करते थे मिनिमम, रियली फाउंड द मिनिमम? यूज करते थे सेकेंड ऑर्डर कंडीशन यूज करते थे। सिंगल वेरिएबल है क्योंकि अब जी तो, ठीक है। कैसे बोलते थे कि मिनिमाइजेशन, कि जी डबल एक्स किया, जी डैश एक्स क्या आया था, ये 10x माइनस 2a/4, इसको डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, यानी कि डी बाई डी एक्स 10x माइनस 2a/4, इसको डेरिवेटिव किया। तो x वेरिएबल है, तो बस इसके कोफिशिएंट में ध्यान रखना है, बाकी तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, जो कि आ गया आपका 10/4।
4, यानी कि आ गया पॉजिटिव। तो हम बोलते थे कि जब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज पॉजिटिव देन इट इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू निकाल दी बाय एलिमिनेटिंग y इन टर्म्स ऑफ x, और हमने प्रूफ भी कर दिया कि ये मिनिमा है बाय द सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस। इसको कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद हम मेन जो पार्ट है वो करेंगे, लेग्रैंजियन वाला। ठीक है, ये तो पहले से रिलेटेड है, तो ये कोई इतना वैल्यूएबल है नहीं, बस बस एज अ शॉर्ट ऑफ रिवीजन टाइप हो गया ये। सेकेंड पार्ट जो कि मेन पार्ट है वो हम करेंगे अब। आई होप सबने कॉपी कर लिया हो। कॉपी नहीं किया होगा तो कमेंट में बता देना। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग राइट डाउन द Lagrangian फंक्शन फॉर द प्रॉब्लम एंड सॉल्व द नेसेसरी कंडीशंस इन दिस केस। तो बनाते हैं इसका। Lagrangian कैसे लिखते थे? सिंपल सिंपल तरीका था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस लैम्डा एंड कंस्ट्रेंट फंक्शन। ठीक है, कंस्ट्रेंट फंक्शन ये है सिंपल सा ट्रिक। तो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो लिख दिया, माइनस लैम्डा। कंस्टेंट फंक्शन था एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ए। बट हम इसको, इस जो कांस्टेंट है उसको भी ए की तरफ ले आते हैं। एक ये स्टेप याद रखना है आपको। बस लिख देना है इसको कंस्टेंट। तो ये बन गया लैग्रैंजियन। अब बस फिर क्या करते थे हम लोग? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, और सिर्फ और जस्ट राइट द कंस्ट्रेंट। सो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस, इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, L1 डैश एक्स वाई। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो बाकी सब चीज कांस्टेंट है हमारे लिए, वाई लैम्डा सब। तो इसमें बस क्या बचा? 2 डॉट एक्स। वाई तो हमारे लिए क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है कांस्टेंट है, तो वाई हो गया, उसका डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस लैम्डा, यहाँ पे है एक्स तो वो बन गया 1, और बाकी सब हो गए 0। इसको लिखा इक्वल टू 0। नाउ वी विल डू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन, वाई फंक्शन। एक्स तो हमारे लिए कांस्टेंट है, अब तो ये 0 बन गया, उसका डेरिवेटिव। बाकी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस लैम्डा। आगे बढ़े, लैम्डा वाज अ कांस्टेंट तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। एक्स वाज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव हो गया 0। 2y, y तो चला गया, बन गया 1, which implies 2x is equal to lambda, and this implies 2y is equal to 2 lambda। एंड जो थर्ड कंडीशन होता है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, जो कि आ जाता है
सिर्फ कंस्ट्रेंट। अब हमको इन ये 3 इक्वेशन सॉल्व करना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल है सॉल्व करना। फर्स्ट सेकेंड की हेल्प से हिंट दे रहा हूं एक, कि आपका आएगा रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स, ठीक है, और उसको यूज करना है, आपको डालना है कंस्ट्रेंट में, देन आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहां तक जो कर लिया है, आप आगे भी बढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं जो जिससे सॉल्व हो रहा है। तो आप सॉल्व करके बताइए आंसर। एक दोबारा 30 सेकंड दे दे रहा हूँ, इजी है बहुत क्योंकि है। चलो मैं ही सॉल्व शो कर देता हूँ, पहली बार लैग्रेंज कर रहे हैं क्योंकि। देखो इससे आया हमारा y इज इक्वल टू लैम्डा, और इधर है 2x इज इक्वल टू लैम्डा। तो 1 और 3 का यूज करते हुए हम बोल सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू वाई, विच मीन्स y इज इक्वल टू 2x। इसको सब्स्टिट्यूट करना है कंस्ट्रेंट में, सब्स्टिट्यूटिंग इन कंस्ट्रेंट। x x इज इक्वल टू a/5, y इज इक्वल टू 2x, y इज 2a/5। तो ये है x और y की वैल्यू। बट इसमें हमें सिर्फ और x और y की वैल्यू नहीं निकालनी होती, हमको निकालना होता है एक और जो वेरिएबल हम नया लाए हैं, विच वॉज लेग्रांज मल्टीप्लायर। तो लेग्रांज मल्टीप्लायर, इन दोनों का कोई सा भी रिलेशन आप यूज कर सकते हो, 1 या 3 दोनों सेम आंसर देंगे। तो ये करते हैं, सिंपल है क्योंकि y इज इक्वल टू लैम्डा, विच इज दैट मीन्स लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू 2a/5। तो ये हमारा निकल गया वेरिएबल्स की वैल्यू। जो नेसेसरी कंडीशंस जो होते हैं ना, वो ये होते हैं 1 2 3 एंड दिस कंस्ट्रेंट, सॉरी 1 2 एंड 3, कंस्ट्रेंट तो थर्ड वाला ही है। तो नेसेसरी कंडीशन निकालने के लिए बोले तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर सॉल्व करने के लिए बोले तो ऑफकोर्स सॉल्व कर दीजिए आगे तक। ये कॉपी अगर कर लिया है तो हम इसका सी पार्ट करते हैं अब नेक्स्ट। सी पार्ट को सॉल्व आप लोग कर लेना, सिंपल है क्योंकि डायरेक्ट है, लेवरेंज कर्व के बिना है। मैं आपको कर्व बता दूंगा कैसा दिखेगा। सो दिस
was the objective function and this was the constraint function. ठीक है. सो ये वाला जो इक्वेशन है 12th में हमने पढ़ा होता है, सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये. दैट इज, कैसे लिखते थे इक्वेशन ऑफ सर्कल? x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर h एंड k वर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर. वर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर. इसको देख के क्या लग रहा है? इसको हम x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि लेवल कर्व है, लेवल कर्व में हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ उसके लिए बनाते हैं, तो इसको हम अभी जनरलाइज के लिए ले लेते हैं के स्क्वायर. तो इसके 0,0 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल and k is the radius of circle. किसी किसी को डाउट होगा कि मैंने यहाँ पे एफ एक्स वाई था, यहाँ पे मैंने के स्क्वायर क्यों बोल दिया. ये इसलिए होता है क्योंकि लेवल कर्व्स वाला आपने चीज पढ़ा होगा. लेवल कर्व्स में क्या होता है, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज देना होता है टू उस कर्व को बनाने के लिए, क्योंकि एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन. ठीक है, तो उससे कर्व नहीं बनेगा. कर्व के लिए आपको एक वैल्यू चाहिए. तो हमने एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, यानी कि इसके आपका कैसे बनेंगे लेवल कर्व्स? शेप. है अपने. तो कैसा आएगा ऐसे? ये लेवल कर्व्स हैं अलग अलग, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लेवल कर्व्स हैं. बिकॉज ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो असली वैल्यू है वो जेड एक्सिस में होता है, बट वो तो हम दिखा नहीं सकते हैं. तो हर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हम लेवल कर्व्स बनाते हैं. सो ये था लेवल, इसका लेवल कर्व ये था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, 0,0, यानी कि दिस ओरिजन, ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, एंड जो भी ये है वो डिस्टेंस रेडियस अलग अलग है.
तो ये तो हमारा बन गया लेवल कर्व। अब हम बनाते हैं ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, बस हमें इंटरसेप्ट चाहिए होते हैं, एक्स एंड वाई। एनी दो पॉइंट्स चाहिए, उससे ही हमारा लाइन का बन जाता है। हम्म। अच्छा। अच्छा। सो जब हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है, भी सब्स्टिट्यूट वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई जीरो सब्स्टिट्यूट किया, एक्स आया हमारा ए। और जब हमें वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स जीरो सब्स्टिट्यूट किया, तो वाई आ गया हमारा a/2। यानी कि कोई ऐसा मान लेते हैं ये a है, या इसको नहीं मानते, थोड़ा दूर मानते हैं। यहाँ मान लेते हैं a, एंड वाई इंटरसेप्ट वॉज a/2। तो a/2 कहीं रफ इधर मान लेते हैं। तो इस दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो, वो हमारा हो जाएगा कंस्ट्रेंट। सो दिस इज अ कंस्ट्रेंट। यानी कि हमको इस कंस्ट्रेंट में रहते हुए इसको वो करना है, सॉल्व करना है। तो बुक क्या पूछ रहा है, सॉल्व तो हम करेंगे नहीं, बस ग्राफ बताना है। सॉल्व आप लोग करेंगे, बस मैं बता रहा हूँ क्या इंटरप्रिटेशन है। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सी पार्ट में ये पूछ रहा है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इसमें क्या है कि वी वांट टू मिनिमाइज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, मिनिमाइज कर रहे हैं हम इस कंस्ट्रेंट में रहते हुए, मिनिमाइज, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट हुआ है, तो ये तो लेवल का उसके लिए सॉल्यूशन आ गया है। तो इंटरप्रिटेशन हुआ कि मिनिमाइज कर रहे हैं, मतलब सर्कल का रेडियस मिनिमाइज कर रहे हैं। तो उसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि डज द एसोसिएटेड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन। कह रहे क्या अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होता तो सॉल्यूशन होता। तो उसका आंसर है नो। उसका आंसर नो क्यों है, देखो, इस कंस्ट्रेंट मिनिमाइजेशन क्यों है, पहले एक बार बता दो दोबारा। क्योंकि अगर हम मान लो एक सर्कल बना दें, ये वाला, तो इस कंस्ट्रेंट में रहते हुए हम इधर तक तो पहुंच नहीं सकते, इस सर्कल तक, ना इस सर्कल तक पहुंच सकते हैं, ना इस सर्कल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो लेवल कर्व्स हैं वो इस कंस्ट्रेंट को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इसलिए भी है। पर पूछ रहा है क्या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्योंकि ये इक्वेशन कंस्ट्रेंट क्या था, ये लाइन था। अब जो लाइन होता है, डेफिनेशन ऑफ लाइन क्या था, पढ़े होते हैं हम, स्कूल स्कूल में पढ़े होते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ लाइन वाज दैट इट हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट्स। ठीक है, किसी कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि हमको लिमिटेड रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में। लाइन दे दिया गया था बस। तो लाइन तो भाई इनफाइनाइट है, तो ये मैंने इतना ही बनाया है, बट ये तो चलता ही जाएगा, आगे ही बढ़ता जाएगा। तो आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि एक और सर्कल बन जाएगा जो सेटिस्फाई करेगा इसका, फिर एक और सर्कल बन जाएगा, एक और बन जाएगा। तो यानी कि मैक्सिमाइजेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। बट अगर बाय चांस क्वेश्चन में ये दिया होता कि आपको बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, ठीक है, या आपको सिर्फ ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस तक और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो जरूर आपका एक मैक्सिमाइजेशन आ जाता, उसका सॉल्यूशन भी आता। बट क्योंकि सिर्फ लाइन है, कोई बाउंड्री नहीं है,
तो मैक्सिमाइजेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, बट मिनिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का है, क्योंकि इससे नीचे वाले जो लेवल कर्व हैं, ठीक है, वो टच कंस्ट्रेंट को नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो लाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि दिस इज द स्मॉलेस्ट सर्कल विच सेटिस्फाइज बोथ द कंस्ट्रेंट और वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज द सर्कल विद द मिनिमम रेडियस। आई होप ये क्लियर है थोड़ा। ये आप ग्राफ भी बना सकते हैं, और थोड़ा इधर मैं थोड़ा लिख देता हूँ, अभी तो बस एक्सप्लेन किया है, लिख देता हूँ यहाँ पे लेवल कर्व्स, सॉरी। प्रॉब्लम talks about minimizing the distance from the origin. Satisfying the constraint. दूसरा क्या था? It has no maximization solution because line will continue to touch higher and higher level curves, and हायर लेवल कर्व्स को टच करता ही रहेगा, जैसे मैंने बताया था डायग्राम से। And there will not exist unique highest level curve that satisfies the constraint। तो ये है सॉल्यूशन। इसको लिख लीजिए, फिर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। सो कोई भी डाउट है अगर? आई होप डायग्राम बना लिया है, लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे।
क्वेश्चन 5 करेंगे एक्सरसाइज का। मैक्सिमाइज 10 x⁻½ y 1/3 subject to 2x plus 4y is equal to m। सॉल्यूशन, लैग्रेंजियन फंक्शन लिखेंगे L, ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस लैग्रेंज मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय कंस्ट्रेंट फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन 10। अब बस x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। हाफ x⁻½ -1 माइनस लैम्डा 2 0। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड वेरिएबल दैट इज y, बाकी सब कांस्टेंट है। 3 -4 लैम्डा इंटू 4 इज इक्वल टू 0। इससे हमारा क्या आ जाएगा, 10/2 x⁻−½ y⁻1/3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। 10/3 x⁻½ y⁻−2/3 is equal to 4 lambda, and third was the constraint itself। तो हमको ये 3 इक्वेशन का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फर्स्ट और सेकंड का यूज करके आपको एक्स एंड वाई में रिलेशन पता लगेगा। ठीक है, तो अभी कॉपी कर लीजिए कैलकुलेशंस जल्दी जल्दी। जब कुछ समझ में नहीं आया ना कि 1/2 में क्या रिलेशन होता है, तो रेशियो ले लेना, मतलब उन दोनों का आपस में सबसे इजी तरीका है वही। तो क्या करेंगे, 10/2 x-½ y1/3 2 लैम्डा। सबसे जल्दी निकलता है इससे रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, 10 कैंसिल आउट। y⁻³ 1/3 -2/3 है, 1/3 माइनस ऑफ -2/3, दैट विल बिकम y, एंड हाफ इधर है 1/2 माइनस ऑफ -1/2, इधर x⁻1 आ जाएगी। डिनोमिनेटर में 3 था, डिनोमिनेटर में जो कि ऊपर चले जाएगा 3 हो जाएगा, और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में था 2 जो कि 3 जो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/4 हाफ हो गया। ये 2 कैंसिल आउट हो गया,
तो ये आ गया रिलेशनशिप x इज इक्वल टू 3y। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन कंस्ट्रेंट हमेशा ये करते हैं रिलेशन निकलने के बाद। कंस्ट्रेंट क्या था, 2x प्लस 4y माइनस इज इक्वल टू m, x इज इक्वल टू 3y है। y इक्वल टू आ जाएगा हमारा m/10 सॉल्व करके, और x इज इक्वल टू 3y है, तो x आ जाएगा हमारा 3m/10। x और y की वैल्यू आ गई। बट हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी नहीं होती, और एक और क्योंकि वेरिएबल आ गया है अब लैम्डा, हमें उसकी भी वैल्यू निकालनी है। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्योंकि आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पता लग गई है। लो, इधर निकाल दूंगा कैलकुलेशन। इधर मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल रहा हूँ यूजिंग 2 है, लगा दूँ ना, यूजिंग 1, 1 ज़्यादा इजी है। तो क्या हो जाएगा लैम्डा, ये 2 इधर चले जाएगा तो 10/4 हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस हाफ, वाई टू द पावर 1/3। एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, 3m/10 टू द पावर माइनस हाफ, वाई हमारा था m/10 टू द पावर 1/3। इसको हम थोड़ा 3m/10 की टू द पावर माइनस हाफ था, तो इसको हम 10/3m टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल जब कर दिया है तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, m/10 टू द पावर 1/3। हम्म, तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, वरना आप जो 10 है कॉमन चीज है उसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सो टुडेज लेक्चर एंड्स हियर, आपको कॉपी करना है कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Okay.